जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो और टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा। आज के सेशन में बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का 5वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। इससे पहले 4 टेस्ट हो चुके हैं, उस चारों टेस्ट को जाकर देखिए। सभी अलग अलग टेस्ट में अलग अलग तरह के प्रश्नों का संग्रह है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का 5वां टेस्ट। इससे पहले आपको एक बात बता दूं कि वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी कमेंट करना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पर, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1912। डेट था 22 मार्च। कब? 22 मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश सरकार का एक प्रांत हुआ करता था और 18th 19th सेंचुरी की बात की जाए तो अंग्रेज ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त करके भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना लिया था उसको। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया। फिर बिहार और उड़ीसा से उस समय का जो प्रांत था, फिर बिहार से स्पेशल 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो जाता है, ठीक है। और 1936 को उड़ीसा से बिहार अलग हो गया था, ठीक। बिहार से उड़ीसा अलग हो गया था, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, ये पूरा हिस्ट्री है। 1912 में बंगाल से इस प्रांत को अलग कर दिया गया, किसको? बिहार को, जिसमें अभी के राज्य की बात कही जाए तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड हुआ करता था। बिहार से उस समय फिर 1936 ईस्वी में उड़ीसा अलग हो जाता है। बिहार तो सबसे पहले आपको पता है 1912 में बंगाल से अलग हुआ, फिर उड़ीसा 1936 में बिहार से अलग हो जाता है, फिर झारखंड बिहार से 2000 ईस्वी में अलग हो जाता है, 15 नवंबर 2000 को। चीजें क्लियर है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ देशों में माल एवं सेवा कर को कहा जाता है। सही जवाब है इसका मूल्य वर्धित कर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वैट कहा जाता है, जीएसटी को मूल्य वर्धित कर यानी कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। और सर्वप्रथम ना जीएसटी को वैट नाम से फ्रांस में लागू किया गया था। कब? फ्रांस में लागू किया गया था जीएसटी को, ओके, 1954 में। ये ध्यान रखना है। वहीं से जीएसटी का एक नमूना भारत तैयार किया और भारत में भी लागू कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनने को कहा जा रहा है। तो केवल राज्यसभा के मनोनीत सदस्य बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ये भी कथन सही दिया गया है। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य सही है। राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये भी चारों कथन यहाँ पर सही दिए गए। संविधान के अनुसार ना आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति का वर्णन किया गया। इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग पहले से पढ़े होंगे। और संसद के दोनों सदन के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी की विधानसभा, इन सभी को मिलाकर के जितने भी निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का भाग होते हैं, और संसद के दोनों सदन के जो मनोनीत सदस्य होंगे और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों इस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होंगे, ठीक है। तो सारी चीजें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? मंडल का हिस्सा नहीं है, तो चारों इनमें से कोई भी हिस्सा नहीं है। सही उत्तर चुनने को कहा जा रहा है, तो चारों इनमें से कोई भी राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत का प्रधानमंत्री बना? उनका नाम है देश के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। कौन? चंद्रशेखर। तो चौथा ऑप्शन है, तो केवल 4, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। मोरारजी देसाई जब 1952 में बंबई, चरण सिंह 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, बीपी सिंह 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सभी मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन इन्होंने, चंद्रशेखर सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पीएम पद संभालने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री पद पर नहीं रहे थे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है? तो ये वेरी इजी, ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है और भूपटल पर 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो ऑक्सीजन पृथ्वी के सतह पर 46.8% पाया जाता है, ठीक है।
अगर यहाँ पर और भी है, एल्युमिनियम की बात कही जाए तो 8.13%, ठीक, और लोहा 5% पाया जाता है पृथ्वी के भूपटल में, ठीक। और एक और तत्व है, उसको भी लिख देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा, वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन भूपटल पर कितना 27.72% पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी डैश में है। सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु राज्य में स्थित एक जिला है, ठीक, तमिलनाडु का एक जिला है और भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम जिला है, सबसे साउथ ईस्ट पॉइंट है। और इस जनपद में मानव सभ्यता तिथि 4000 वर्ष तक पुरानी मानी जाती है। कितना? 4000 ईयर्स एगो यहाँ की सभ्यता पुरानी है इतनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप जो सन 1919 में है, ये क्या था? तो सही जवाब हो जाएगा गौरीशंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय के प्रयत्न से फरवरी 1918 में अवध के उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और इस सभा में किसान को जमींदार और तालुकदार के शोषण के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया गया था। इसी क्रम में बात कही जाए तो प्रतापगढ़ में नाई धोबी बंद नामक आंदोलन भी चलाया गया और इस आंदोलन के तहत जमींदार और तालुकदार को सामाजिक बहिष्कार करने का अनुग्रह किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन ए, किसान द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था ये नाई धोबी बंद। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर में मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अम्मापाली रेलवे स्टेशन। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? पिछले टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था, नेपाल के साथ सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से थे, मैंने उनको बताया था, आप लोग जाकर के वो टेस्ट कंप्लीट करके देख लीजिए। ये है पूर्णिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र का मेल नहीं खाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पटना और वैशाली। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टाने नहीं है पूछा जा रहा। धारवाड़ चट्टाने जो है जिसका विस्तार बिहार राज्य के दक्षिण पूर्वी जिला में है, वो जिला कौन कौन सा है? जमुई हो जाएगा और उसके बाद नवादा भी इसमें शामिल है, मुंगेर आएगा इसमें, और गया, राजगीर, इन सारे जिलों में धारवाड़ चट्टाने पाई जाती है। और कैमूर और रोहतास जिला में जो है विंध्य प्रकार की चट्टाने होंगी, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो कैमूर यहाँ पर राइट आंसर होगा क्योंकि नहीं पूछा जा रहा। कैमूर और एक और जिला है रोहतास, इन दोनों जिला की बात की जाए तो यहाँ पर किस प्रकार की चट्टाने मिलती है? तो विंध्य प्रकार की विंध्य चट्टाने पाई जाती है। अगर पूछा जाए विंध्य चट्टान, कैमूर रोहतास ऑप्शन आए तो इनको ही टिक करके आपको आना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था? सही जवाब हो जाएगा कुंवर सिंह ने, ठीक। 1857 की क्रांति बीपीएससी को बहुत पसंद है, ये टॉपिक क्लियर करके रखिए अपने माइंडसेट में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस वामपंथी नेता के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया, उनका नाम बताइए। वो थे करियानंद शर्मा। 4 मार्च 1928 को डेट था, 4 मार्च 1928 पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना की और 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित किया गया सभा जिसमें बिहार प्रांतीय किसान सभा जिसको कहा जाता है उसकी स्थापना की गई। कहां पर? 1929, स्थान था सोनपुर, जो अभी सोनपुर मेला के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? राय बहादुर सतीश चंद्र। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कौन सा तकनीक मृत को पुनर्जीवित दिख सकती है? सही जवाब है एआई। और वॉइस तकनीक जिसमें किसी मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित दिखाया जा सकता है और इस तरह की तकनीक जो है आपको मरे हुए लोगों से बातें करने तक का अनुमान करा देती है और दशकों से विज्ञान कथा का मुख्य आधार भी रह चुका है ये। और यह एक ऐसा विचार है जो सदियों से आत्मवादियों द्वारा अपनाया जा रहा है, लेकिन अब यह वास्तविकता बन गया है अभी के जमाने में। एआई और वॉइस तकनीक जिसके प्रगति से तेजी से सुलभ हो रहा है, सारा काम जितने भी काम है एआई उसको सुलभ बनाने का काम कर रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? यह है तुर्की, स्वीडन और इटली। ऑप्शन सी सही जवाब हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोपिया बीमारी निम्न में से संबंधित होती है? तो मायोपिया आंख से संबंधित है, निकट दृष्टि दोष का बीमारी है, और इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति जो है नजदीक का वस्तु देख लेता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। क्या होता है? नजदीक वस्तु ओके, दूर का वस्तु नहीं देख पाएगा मायोपिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है? यह हो जाएगा पादप कार्यकी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि इसमें कैरोटीन होता है। ठीक है, और लाल रंग होगा तो एंथ्रोसाइनिन होगा। अगर लाल यहां पर नारंगी है तो कैरोटीन है, अगर लाल रंग अगर पूछा जाए, लाल रंग का गाजर, तो एंथ्रोसाइनिन होगा। उसको भी लिख देता हूं मैं, एंथ्रोसाइनिन होगा। अगर कलर इसका लाल हो जाएगा तो लाल गाजर, उसमें एंथ्रोसाइनिन। क्लियर? किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? यह होता है कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। मानव शरीर में होता है, कितना प्रतिशत पानी होता है मानव शरीर में? तो 70% तक पानी पाया जाता है मानव शरीर में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और हमारी हड्डियां जो देखने में ठोस और कड़ी मालूम होती है, उसमें भी 22% पानी पाया जाता है। किसमें? बोन्स में, हड्डियों में जो कितनी मजबूत है, उसमें 22% पानी पाया जाता है। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाले उत्प्रेरक को बताइए। वो उत्प्रेरक कौन से होंगे? इनमें से सही जवाब हो जाएगा डाइजेस्टिव एंजाइम। अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यह हो जाएगा कोबालामिन। कोबालामिन। ठीक है, अगर आप लोग विटामिन की बात करें तो मैं एक चीज पूरा एक लिस्ट बना देता हूं, जैसे कुछ विटामिन के नाम लिख लीजिए यहां पर, विटामिन उसमें रासायनिक नाम, उसके केमिकल नेम CN। ठीक है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए में कौन सा रसायन पाया जाता है? तो रेटिनॉल। रेटिनॉल। विटामिन B1 इसमें थायमिन। थायमिन। विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन पाया जाता है। उसके बाद विटामिन B6 आता है जिसमें पायरिडॉक्सिन पाया जाता है, पायरिडॉक्सिन। ठीक, उसके बाद विटामिन B12 आता है तो इसमें साइनोकोबालामिन पाया जाता है, साइनोकोबालामिन पाया जाता है विटामिन B12 में। उसके बाद आता है विटामिन C। विटामिन C में पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, यहां पर दिख रहा होगा ना आपको सही से? चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं, जहां पर स्पेस है वहीं लिखता हूं ताकि सही से क्लियर हो सके। विटामिन D में जो है, इसमें पाया जाता है एग्रो कैल्सीफेरॉल। एग्रो कैल्सीफेरॉल। ठीक, विटामिन D में। उसके बाद आगे बात की जाए तो विटामिन E की बात आएगी। तो विटामिन E का कहां लिखूं? यहां पर ही लिख देता हूं। विटामिन E में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है टोकोफेरॉल्स। क्या चीज? टोकोफेरॉल्स विटामिन E में पाया जाता है। फिर आता है विटामिन K। विटामिन K में पाया जाता है फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन। ये सभी रासायनिक नाम जो है इन सारे विटामिन का है। ठीक, विटामिन K से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। विटामिन K में फाइलोक्विनोन, विटामिन E में टोकोफेरॉल्स, विटामिन D में एग्रोकैल्सीफेरॉल, विटामिन C की बात कही जाए तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन, विटामिन B6 में पायरिडॉक्सिन, और विटामिन B2 में राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होगा? थायमिन, और विटामिन A का रेटिनॉल। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा।
आगे पीछे करके वीडियो को। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह है, निम्नलिखित में से कौन सा है? यह हो जाएगा सुक्रालोज। ठीक है, और इसका सुक्रालोज का रासायनिक सूत्र की बात करी जाए तो C12, यहां आएगा नहीं, कहां लिखूं, इसको और छोटा कर लेता हूं तब सही से आ पाए। सुक्रालोज का रासायनिक सूत्र होता है C12H19, उसके बाद क्लोरीन का 3 मोल और ऑक्सीजन का 8 मोल। यह होता है रासायनिक सूत्र किसका? सुक्रालोज का। इसका सुक्रालोज का ये रासायनिक सूत्र होता है, इसको नोट कर लीजिए, C12H19Cl3 Cl3O8। ठीक है, और जूम कर दूं इसको, अभी दिख रहा है सही से? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 से कम होता है। कितना? अंडर 7 होता है। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेत है? यह हो जाएगा हल्दी। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? ये विरंजक चूर्ण बनता है। ये सभी इजी प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, ये जो दिया गया है HOOCCOOH, इसको कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाएगा आप लोग बताइए। यह एक ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और यह जो है द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल होता है और कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में यह प्रायः पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है। थोड़ी मात्रा में यह सूत्र यह टॉयलेट में भी पाया जाता है, जो हमारा मूत्र है उसमें भी पाया जाता है, और मानव गुर्दा जो होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट में एकत्रित होने के कारण पथरी की बीमारी होती है जब एकत्रित हो जाता है। ठीक है, ऐसे इसका आप बनाते हो ना फॉर्मूला, COOH, यही है ये। आपको 3 परखनलियां दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है, क्या आसुत जल, और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन, क्या एसिटिक विलयन, और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वेरी इजी आंसर ऑप्शन सी, क्षार हो जाएगा। ये क्या होगा? क्षार हो जाएगा। एसिटिक एसिड की गंध किससे समान होती है? ये होती है सिरका के समान। रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप में आवेशित कण है? ये कौन सा है? अल्फा कण। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग कितनी? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और लेंस और रेटिना के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? ये भी 2 सेंटीमीटर होती है। और जब छवि रेटिना पर बनने के लिए फोकल लंबाई बात कही जाए तो ये भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, ये कौन सा प्रकाश है? बैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश के नाम से जाना जाता है? निकट दृष्टि दोष को जाना जाता है इनमें से जो मायोपिया होता है, निकट दृष्टि दोष अभी बताया था, पिछले कुछ देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था इससे संबंधित, जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। और मायोपिया की स्थिति बनने पर प्रतिबिंब की स्थिति रेटिना पर नहीं बनता है बल्कि इसके सामने बनता है, और इस स्थिति को दूर करने के लिए व्यक्ति को अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। चीजें क्लियर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन में मायोपिया दिया ही नहीं गया है। ये क्या है? ये एक मायोपिया है, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो कोई नहीं, ऑप्शन ई राइट आंसर हो गया। क्या है यह? निकट दृष्टि दोष इसको कहा जाएगा। कब? जब दृष्टि की खराबी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? इसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है आमीटर यानी ए मीटर का। अगला प्रश्न, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला प्रकाशिक उपकरण ये कौन सा है? सही जवाब इसका हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप से विद्युत आवेश की उपस्थिति बताया जाता है। किसकी? विद्युत आवेश, इसकी उपस्थिति बताने में इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है।
उसके बाद स्टेथोस्कोप की बात की जाए, ये जो है स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप से इसमें हृदय और फेफड़े की आवाज सुना जाता है। किसका? हृदय प्लस फेफड़ा का साउंड सुनने में यूज किया जाता है स्टेथोस्कोप का। ठीक, उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोस्कोप। ये जो है ना, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम बताने का उपकरण है। क्या चीज? विद्युत चुंबकीय, शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम, इसको बताने में स्पेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो सारे चीजें क्लियर है। बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है किस चीज का? ये हो जाएगा दाल का। भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? बार बार इस चीज को रिपीट करवा रहे हैं आपको, ये राइट आंसर हो जाएगा 1997 से 2002। और ये 9वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ये बार बार पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वां पंचवर्षीय योजना और लास्ट 12वां। ठीक, तीसरा भी पूछा जाता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन एक रहेगा, हर एग्जाम में पूछा जाता है, बीपीएससी नहीं, हर एक एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किस तरह से? तो ये होती है राष्ट्रीय और जनसंख्या दोनों मिलाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किस तरह से? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, सीएसओ द्वारा। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था जिसमें मैंने बताया था सीएसओ प्लस एनएसएसओ का मर्जर कर दिया गया था, कब? 2019 में। ठीक, मर्जर करके बना दिया गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया? सही जवाब हो जाएगा ये राजस्थान में। इनमें से किसने यह कहा कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का द्योतक है, एक मिथक है? यह किसने कहा था? तो दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था इस। ठीक, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? राजस्थान में ही। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का परिचालन करती है यानी संचालन करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका ब्लॉक स्तरीय निकाय है यह। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। अगला प्रश्न, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? इनमें से कौन सा राज्य है जिसमें पंचायत व्यवस्था नहीं किया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो होना चाहिए, केरल में 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत और जिला पंचायत। केरल में 3 स्तरीय है। और नागालैंड में बात की जाए तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था है 1 स्तरीय। ठीक, मिजोरम में भी ग्राम परिषद 1 स्तरीय। मेघालय में 86 जिला परिषद व्यवस्थाएं लागू है, इसमें भी 1 परिषद। तो नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है और इन राज्य में 1 स्तरीय जनजातीय परिषद कार्यरत है यहाँ पर। ठीक है, ये तीनों राज्य में 1 स्तरीय है जनजातीय परिषद। तो सही जवाब हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक, केरल में 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय किस किस स्तर पर? तो एक तो ग्राम स्तर पर, दूसरा प्रखंड स्तर पर यहाँ पर पंचायती व्यवस्था है और तीसरा जिला पंचायत, और इन सब में जनजातीय व्यवस्था है। तो 1 से अधिक, ऑप्शन ई राइट आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है पूछा जा रहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, क्योंकि आर्टिकल 109 क्लॉज 1 के तहत जो है धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो नहीं पूछा जा रहा, सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? वेरी इजी, आर्टिकल 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए तो भारत का राष्ट्रपति जब या उपराष्ट्रपति अपने कर्तव्य को संपन्न करने में असमर्थ हो या पद पर नहीं हो तो भारतीय संसद के उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। और अनुच्छेद 70 में ही कहा गया है संसद में कि प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल 1969 पारित किया गया था। कौन सा बिल? प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल।
जिसके अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होगा यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये उसके पद को संभालेगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? यह है राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत में अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ए, भारत के राष्ट्रपति के पास। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो ये है अनूप चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा सदस्य रहा है? सही जवाब इसका हो जाएगा इंद्रजीत गुप्ता। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? यह आर्टिकल 300 जो है वाद और कार्यवाही से संबंधित है। सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, मुकदमा और कार्रवाई। मुकदमा को वाद भी कहा जाता है संवैधानिक टर्म में। भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को बताता है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो इसमें कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और यह संविधान की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। सही जवाब क्या हो गया? एक संघ होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? सभी को पता है ये कितने हैं? 395 है अनुच्छेद, ठीक। और भाग की बात कही जाए, जैसे अनुच्छेद तो हो गया 395, कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कितने भाग हैं, तो भाग हो जाएंगे इसमें 22। अनुसूचियां की बात कही जाए, अनुसूची, तो अनुसूची 8 है, ठीक। आर्टिकल 395, टोटल 395 है। इसमें फिर 9वीं अनुसूची जोड़ा गया, मूल संविधान के बाद 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया और यह पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 8 अनुसूची के बाद। फिर 10वीं अनुसूची भी जोड़ा गया और यह हुआ था 1985 का 52वां संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10वां अनुसूची इसमें भी ऐड किया गया। फिर उसके बाद आता है बारी 11वीं अनुसूची की, यह जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज समिति से संबंधित जो है। फिर 12वां अनुसूची भी इसमें ऐड किया गया 74वां संविधान संशोधन 1992 में। तो टोटल अनुसूची की संख्या कितनी हो गई? 12, ठीक है। मूल संविधान में पूछा जाए तो भाग 22, अनुसूची 8 और टोटल अनुसूची तो 12, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वेरी इजी आंसर, गोवा में। अम्ल वर्षा का घटक है, इनमें से कौन सा होगा? ये हो जाएगा HNO3 और H2SO4, दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के डैश जिले में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इससे प्रश्न लगभग हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ओडिशा के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है आपको कवर कर लेना है गूगल पर जाकर के। हो सकता है ये न्यूज में रहा हो तो और दूसरा अभ्यारण्य पूछ दिया जाए, तो सही जवाब हो जाएगा मयूरभंज जिला में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये कहां पर है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सही नहीं दिया गया, गोवा में है ये, ठीक है। कोई नहीं, ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये कहां पर है? ये गोवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ दुनिया का एक प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण निकाय है, जिसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो सही जवाब क्या होगा? स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 10%। ये मैंने बताया था 10% के नियम के बारे में। जैसे जैसे बढ़ते जाएगा दूसरे पोषी स्तर में वो घटते चला जाता है, स्थानांतरित हो जाता है और शेष ऊष्मा नष्ट हो जाता है लास्ट में जाकर के। जाकर ने आप लोग वो सारे टेस्ट को देख लीजिए, जो किरण पब्लिकेशन का 10 टेस्ट करवाया गया है उसको भी देखे जाकर के, ये सारे चीजें उसमें बताई गई है। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसको डिटेल्स में मैंने बताया। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 51.50%। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? यह हो जाएगा भील जनजाति, ठीक। और इसकी जनसंख्या की बात करी जाए
1,70,71,049 इसकी जनसंख्या है। 1,70,71,049 इसकी जनसंख्या है, किसकी? भील जनजाति की। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आती है, सेकेंड नंबर पर स्थान आता है गोंड का। गोंड जनजाति, जिसकी आबादी लगभग 1,32,56,928 है। और ये सारी जनसंख्या जो है 2011 जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, भारत का कुल आबादी का 8.6% जो है जनजाति निवास करती है भारत में, कुल जनसंख्या का। ठीक है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? बताइए। 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था, लॉर्ड मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 1881 ईस्वी में, 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, इसी के समय से प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का आकलन करना स्टार्ट हुआ था, 1881 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, कौन सा है? आल्प्स पर्वत, जो यूरोप में है, और इसका विस्तार जो है स्विट्जरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? यह है सऊदी अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? यह है कैलिफोर्निया सिटी से संबंधित है, कैलिफोर्निया सिटी राइट आंसर हो गया। तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? सही जवाब इसका हो जाएगा, तेल के कोष सबसे ज्यादा रूस में है, और यह रस्ट बाउल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है ना तेल का जो कोष है सबसे ज्यादा, वेनेजुएला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, रसिया नहीं टिक कीजिएगा, वेनेजुएला कीजिएगा। तेल का सबसे अधिक कोष वेनेजुएला। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा शुक्र। ठीक, चमकीला तारा, भोर का तारा, शाम का तारा, जो भी कह लीजिए, सब है शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एवं खगोलीय इकाई है? सही जवाब हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य की। अगला प्रश्न, विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, लगभग 12,756 किलोमीटर, जो कि ये विषुवतीय व्यास में, और ध्रुवीय व्यास की बात की जाए तो 12,714 किलोमीटर। अंतराल जो है इतना है। भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? रिसरा में। ठीक है, जूट यानी पटसम, कोलकाता में पड़ता है ये। कहां पर? कोलकाता में, वहीं के निकट रिसरा स्थान है। 1855 में इसका पता लगाया गया, और 1947 के विभाजन के बाद जूट मिल जो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट मिल जो है पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया था, जिससे भारत को घाटा भी लगा था कपड़ा उद्योग में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? ये राज्य है मध्य प्रदेश, और ये रिपोर्ट 2021 के अनुसार बताया गया है। सागवान जो एक व्यापारिक लकड़ी का पेड़ होता है, और भारत के उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा? उष्ण प्लस उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वहां पर ये उगता है। ठीक है, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो वेरी इजी आंसर, एक से अधिक, कर्नाटक, केरल, हिमाचल सभी। भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में निम्नलिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 33%, जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लेख किया गया है। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो यह भी एक न्यूज में आया था पहलगाम। यह जो है पहलगाम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनंतनाग जिले का छोटा सा कस्बा है, और पर्यटक स्थल भी है, साथ ही अमरनाथ यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव भी पड़ता है। यहाँ पर लोग रुकते हैं, और ये जो है लिद्दर नदी के किनारे, लिद्दर नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ जिला, गुजरात का कच्छ जिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? सतपुरा की पहाड़ी। ठीक है,
नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना की गई? सही जवाब हो जाएगा इसका, ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? राइट आंसर है लॉर्ड विलियम बेल्टिंगरे। नील खेतिहरों की दुर्दशा को दर्शाने वाली पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? ये सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बाबा साहब अंबेडकर, 1924 में। कब? 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। और अंबेडकर की और भी पत्रिकाएं जैसे मूक नायक है, लिख देता हूं ताकि एग्जाम में छूट ना पाए प्रश्न। मूक नायक, जो इनका प्रतिपादन जो है बाबा साहब ने 1920 में किया था। उसके बाद देखिए समता, समता का कब किया गया था? समता 1928 में इसका प्रतिपादन अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया। यहां पर इसको घेर देता हूं, समता 1928 में। फिर जनता पत्रिका का 1930 में इन्होंने प्रकाशित किया, 1930 में। उसके बाद आता है प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत ये भी अंबेडकर जी के द्वारा प्रतिपादित था 1956 ईस्वी में। ठीक, और इनके बारे में कहा जाए तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश के इंदौर के महू जो जिला है वहां पर एक महार परिवार में इनका जन्म हुआ था और 1990 में इनको सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। कब? 1990 में। इनको अंबेडकर जी को, ठीक है, अंबेडकर को। चलिए इसको इरेज कर दूं। अगला प्रश्न देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, तब तक मैं इरेज कर लेता हूं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। यह प्रश्न पूछा जाता है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? सही जवाब है ऑप्शन बी, 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? 1857 की क्रांति 10 मई 1857 मेरठ से शुरू होती है, डेट था 10 मई। ठीक, बार बार बताया हूं, बेबी को बेस पसंद है जिस तरह से, बीपीएससी को 1857 की महान क्रांति पसंद है जहां से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत होती है। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों का विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? राइट आंसर हो जाएगा अधिकारियों की अक्षमता। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? बताइए आप लोग, वीर शिवाजी के पिता का नाम? शाहजी। इनका जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को। किसका? शिवाजी का। 19 फेब 1630 को जन्म हुआ था। कहां पर? महाराष्ट्र के शिवनेरी जिला में। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम था जीजाबाई। जीजाबाई, माता का नाम पूछा जाए तो जीजाबाई और पिताजी का नाम शाहजी भोसले। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्टप्रधान थी? पता है आपको, शिवाजी के ही कार्यकाल में थे, जो महाराष्ट्र शासक थे छत्रपति शिवाजी। इनके सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। और इसमें पेशवा, अमात्य, इसमें वाक्य नवीस, इसको मंत्री कहा जाता था, सुमंत, सुरुनवीस, सरते नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश, ये सभी पद 8 पद जो है सम्मिलित हुआ करते थे। और शिवाजी ने औरंगजेब से संघर्ष करके 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, कब? 1674 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री डैश के नाम से जाना जाता था? तो अभी मैंने बताया, तो ये थे सुमंत नाम से जाने जाते थे। पेशवा जो होता था राज्य का मंत्री होता था। अमात्य की बात कही जाए तो ये वित्त मंत्री होता था, अमात्य। ठीक, सचिव राजकीय पत्र व्यवहार, पत्र से संबंधित पत्र व्यवहार का मंत्री हुआ करता था। मंत्री जो होता था ये मंत्री ही कहलाता था या वाक्य नवीस कहा जाता था। और ये जो होता था गृह मंत्री होता था, गृह मंत्री होता था। और भी पद, जैसे पंडित राव ये पद था, तो उसमें मुख्य विद्वान शामिल होते थे। न्यायाधीश जो न्याय का कार्य राजा के बाद करता था वो न्यायाधीश हुआ करता था। ये सारे पद थे शिवाजी के शासन तंत्र में जो अष्टप्रधान कहलाते थे।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? तो ये जो है खम्स है, खम्स कर। एक धन जो होता था लूट का धन होता था, लूटपाट में जो धन वसूला जाता था वो लूट का धन खम्स होता था, और इस धन का 1/5 पार्ट जो होता था राजकोष में और 4/5 भाग जो होता था सैनिकों में बांटा जाता था। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का लगभग 4/5 भाग जो है राजकोष में जमा किया और 1/5 भाग जो है सैनिकों में वितरित किया था। और यह जो है भूमि उत्पाद टैक्स नहीं था। इसी तरह खराज जो होता था, ये खराज जो है ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था जो भूमि टैक्स ही था, और उपज का 1/3 से आधा भाग तक वसूल किया जाता था। और खिलजी शासक की हत्या करके नसरुद्दीन खुसरो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था, इसी समय से संबंधित है। ठीक है, और आप लोग एक बात बताइए, ये जो है ना उस्र कर क्या होता था और मुक्तई क्या होता था, आपको कमेंट करना है। ठीक, आप लोग ये चीज पढ़ के आइएगा अगर आपको कमेंट करना है, ताकि आपके सहपाठियों को भी इससे मदद मिल सके, नहीं तो अगले टेस्ट में इसी के बारे में बताएंगे आप लोग को। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृतांत किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा रेहला नाम से। ठीक, 1333 ईस्वी में 33 होगा ना, 1333 ईस्वी में इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। ठीक है, और दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था उसको, काजी। ठीक है, और बाद में चीन में राजदूत बनाकर भेजा उसको, और उसने रेहला नामक पुस्तक की रचना की थी। क्लियर है? अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थापित की थी? बताइए। दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था 1327 में। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड में है। और कौन सा? चमोली जिला, उत्तराखंड का चमोली जिला बद्रीनाथ धाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापुराणों की संख्या कितनी मानी जाती है? सही जवाब हो जाएगा 18। ठीक, 18 पुराण में अलग अलग देवी देवताओं का केंद्र मानकर पाप पुण्य कर्म धर्म अधर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई है, और कुछ पुराण में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण किया गया है। इसमें हिंदू देवी देवताओं और पौराणिक मिथक का बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। किसमें? महापुराण में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए आप लोग, कौन थे? पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके? अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। अगला प्रश्न, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। और बुद्ध की मृत्यु जो होती है उसके बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, त्रिपिटक उसको कहा जाता है। तो त्रिपिटक के बारे में बार बार मैं बताता हूं। ठीक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और होता है अभिधम्म पिटक, ये 3 जो है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? सही जवाब है जैन धर्म से संबंधित है। और स्थूलभद्र ने पहला जैन संगीति की अध्यक्षता किया था, जिसका आयोजन जो हुआ था कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। और पहले जैन संगीति का आयोजक जो है मौर्य शासक यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में 300 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसी में बताएगा त्रिरत्न के बारे में। अगला प्रश्न, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? अभी बताया मैंने आपको। सही जवाब क्या हो जाएगा? ये स्थूलभद्र थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इनका मोक्ष स्थान पावापुरी में है। महावीर स्वामी का जन्म की बात कही जाए तो जन्म कहाँ हुआ था? तो 599 ईसा पूर्व में हुआ था इनका जन्म, यानी कि 540 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। वैशाली का जो एक जगह था कुंडग्राम, ठीक, कुंडग्राम में जन्म हुआ था। किनका? महावीर का। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे और वज्र संघ का एक प्रमुख सदस्य हुआ करते थे। कौन? महावीर। और 527 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में इनकी देहांत हो जाती है राजगृह में। देहांत कहाँ हुआ? राजगृह में।
ईयर क्या था? 468 ईसा पूर्व। ठीक है, क्लियर है? जन्म 599 ईसा पूर्व और मृत्यु 468 ईसा पूर्व में। ये सारे प्रश्न 100 प्रश्न जो हम लोगों ने कवर किया, आप लोग पिछले 4 टेस्ट को भी जाकर के देखिए। इस वीडियो को अपने सहपाठियों में शेयर कर दीजिए जो एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।